स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। खबर तो आपको मिल ही गई होगी भारत सीमा नेपाल विवाद को लेकर, और आज हम इसी के लिए आपके समक्ष चर्चा के लिए आए हैं। देखा जाए तो नेपाल और भारत की दोस्ती बरसों पुरानी है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है हमारी संस्कृति। नेपाल में ही जनकपुर आता है, जहाँ पे हम सबकी आराध्य सीता माता का जन्म हुआ था। कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई बार उनके देश के प्रधानमंत्री अपने अपने देश में आते जाते रहे हैं। कई बार उनके प्रधानमंत्री भारत आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री नेपाल गए हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जब नेपाल गए थे तो उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल में है, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किया था। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिससे नेपाल और भारत के बीच में जो मित्रता है वो कितनी घनिष्ठ है, कितनी गहरी है, वो दिखाई देती है। लेकिन अब इस गहरी मित्रता में एक छोटी सी दरार आ गई है जो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि कोई और है, किसी और की साजिश है, फूट डालने की कोशिश है। पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। नेपाल, जो कि पहला ऐसा देश है जिसने खुद को कई वर्षों तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, कहा था, अपने आप को कई वर्षों तक हिंदू राष्ट्र कहा था। यहाँ पर रामायण से महात्मा बुद्ध तक के जीवन का गहरा संबंध रहा है। इस जगह से उनके उनके जीवन काल का एक गहरा संबंध रहा है। लेकिन एक सीमा विवाद ने भारत और नेपाल के बीच में फूट डाल दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाइयों के बीच में किसी तीसरे के कारण दरार आ जाती है और उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। शायद कुछ ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है, क्योंकि नेपाल ने उत्तराखंड में स्थित 3 महत्वपूर्ण इलाकों में अपना दावा जता दिया है और नए राजनीतिक नक्शे के हिसाब से उन्होंने इन इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया है। इन इलाकों का नाम है लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में बोलते हुए यह तक कह दिया कि जो इटली और चाइना से आया हुआ वायरस है उससे ज़्यादा खतरनाक भारत से आया हुआ वायरस है। और उन्होंने यह भी कहा है, यह जो सीमा विवाद है मुद्दा, इसके ऊपर यह कहा है कि इन इलाकों पर उनका हक है, उनका अधिकार है और इससे वह किसी भी कीमत पर भारत से वापस लेकर रहेंगे। और भारत इससे अगर नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। नवंबर 2019 में जब भारत सरकार ने भारत का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग दिखाया गया था, मतलब जो नया नक्शा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आया था वो जो दिखाया गया था, उसमें उसको लेकर भी इन्होंने आपत्ति जताई थी, क्योंकि उसमें जो काला पानी का इलाका था भारत ने उसको अपने हिस्से में दिखाया था। इसी को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्होंने इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया था और इस नक्शे को खारिज कर दिया था। भारत ने इस पर जो ये सीमा विवाद है इसको लेकर आपत्ति जताई है और इसका कड़ा विरोध किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जो ये 3 इलाके हैं यह नेपाल के हैं, ये तीनों के तीनों इलाके नेपाल के हैं, ऐसा जिसका वो दावा कर रहा है, ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। भारत ने इसको सुलझाने के लिए बातचीत की भी पेशकश की है, लेकिन नेपाल के मूड से लगता नहीं है कि वो बातचीत करना चाहता है। और नेपाल इस वक्त जिस स्थिति में है, ऐसा लग रहा है, मतलब जो जानकार है उनका जो कहना है उनके हिसाब से, कि इसके पीछे कोई और है, नेपाल को कोई और उकसा रहा है और उसका नाम है चाइना। जी, जानकारों की माने तो चाइना नेपाल को उकसाकर इससे फूट पैदा करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने इसी को लेकर कुछ दिनों पहले अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि नेपाल जो लीपू लेक पर कर रहा है, यह ऐसा लगता है कि किसी और के कहने पर वह ये सब चीज़ें कर रहा है। और अभी माना जा रहा है कि यह सब चीज़ चीन के उकसावे के कारण नेपाल अपनी दोस्ती को दांव पर लगा रहा है। 2 मई को चीन के ही एक सरकारी चैनल CGTN ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया था, जो कि नेपाल जिसे अपने सर का ताज मानता है, लेकिन नेपाल ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं 8 मई जब भारत ने उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में मानसरोवर नेपाल की सीमा से सटे मानसरोवर यात्रा के रूट से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया था, तो नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि यह सड़क जो है वो उसके इलाके में बनाई गई है। एक तरफ जहां चीन पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट पे अपना दावा ठोकता है, तब नेपाल शांति से बैठता है, और जब भारत खुद के ही इलाके में एक सड़क बनाता है तब उसको दिक्कत क्यों हो जाती है। ये हैरान करने वाली बात है। इन चीज़ों की जानकारों की माने तो यह सब चीज़ें चीन के उकसावे के कारण की जा रही है, लेकिन चीन ऐसा कर क्यों रहा है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम आपको पहले कैलाश मानसरोवर के जो नया रास्ता खुला है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। कैलाश मानसरोवर का जो ये नया रास्ता है, यह यात्रियों के लिए एक तरीके से शॉर्टकट का काम कर सकता है। इससे यात्रा की जो दूरी है और वक्त है वो बहुत कम हो गया है। पहले के जो 2 रूट थे उससे अगर यात्री सफ़र करते थे तो उन्हें पहले चाइना का वीज़ा लेना पड़ता था, फिर 80 किलोमीटर का पैदल रास्ता उन्हें तय करना पड़ता था, जिनमें उन्हें 5 से 6 दिन लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यह रास्ता बहुत छोटा है, इससे आसानी से वह कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। अब चलते हैं थोड़े से पीछे की ओर। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है वो 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबी है। इनमें से 98 से 99% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन लीपू लेक और काला पानी जैसे इलाकों पर थोड़े से विवाद अक्सर रहे हैं, और वो पहले से भी रहे हैं। लीपू लेक रणनीतिक नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के पित्तौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, और इसी लीपू लेक के रास्ते से तिब्बत और भारत के बीच में व्यापार लंबे समय से होता आया है। हैरान तो यह बात करती है कि जब इस सड़क पर काम 2008 से चालू है, जी हाँ, 2008 में ही कैबिनेट ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी थी, और भारतीय सेना ने कई ऐसी मशीनों को Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जो है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, पूरी दुनिया के बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर्स है, इनके थ्रू जो मशीन्स है वो वहाँ पे लगाई गई थी, वहाँ पर उसको रास्ते को बनाने के लिए, और यह रास्ता बनकर तैयार हो गया था। यह चीज़ नेपाल को पहले से मालूम थी, लेकिन नेपाल ने आज तक इस पर आपत्ति कोई भी नहीं जताई थी। लेकिन अचानक अब इस पर आपत्ति जताना हैरान करता है, और ये संकोचजनक है। लीपू लेक वो स्थान है जहां भारत, चीन और नेपाल की सीमा मिलती है, और ये हमेशा ही भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन नेपाल इसे विवादित मान रहा है। पित्तौरागढ़ में ही काला पानी भी है, काला पानी क्षेत्र भी है, और यह एक तरीके से ट्राई जंक्शन है। जैसा कि डोकलाम में था, डोकलाम में भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती थी, और यहाँ पर नेपाल, भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं। और इसी जगह एक नदी जिसका नाम है महाकाली, वह नदी यहाँ से गुजरती है। जब अंग्रेजों द्वारा भारत और नेपाल की सीमाओं का निर्धारण किया गया था, तब अंग्रेजों ने इसी महाकाली नदी को इसका आधार माना था। लेकिन नेपाल का यह कहना है कि जो पहाड़ों से गिरती, क्योंकि जो महाकाली नदी है यह पहाड़ों से गिरते कई सारों जो अलग अलग झरने हैं उनसे मिलकर यह नदी पैदा होती है, और यह पहाड़ों से गिरते झरनों से बनती है।
लेकिन जो नेपाल है उसका कहना ये है कि पर्वत की शुरुआत में जो झरने बहते हैं उसकी सीमा वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर हम उसके दावों को अगर इस वक्त सही मानते हैं कि जो दावा नेपाल कर रहा है अगर वो सही है, तो भारत में आने वाले लीपू लेक और काला पानी का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के सीमा में चला जाएगा। कई वर्षों से लीपू लेक में भारत की सेना भी तैनात है और आपको ये जानकर अभी हैरानी होगी कि नेपाल भी इसे औपचारिक तौर पे भारत का ही हिस्सा मानता है। लेकिन अब यह विवादित होना बावजूद इसके नेपाल को चीन क्यों उकसा रहा है, यह सवाल है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 19वीं सदी में जब हिमालय के ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने के लिए भारत पे शासन कर रहे ब्रिटेन, चीन और रशिया तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति, एक तरीके से कहा जाए तो कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को भारत के उन इलाकों से पीछे धकेल रही थी जहां पर उसका कब्जा था। इनमें से कई इलाकों में, जैसे इनमें से सिक्किम और उत्तराखंड के भी कई इलाके थे। इसी कारण ब्रिटेन और नेपाल के बीच 1814 से 1816 के बीच में कई छोटे बड़े युद्ध हुए थे। और इसी के बाद जब ब्रिटेन की सेना ने नेपाल को पीछे धकेल दिया था, तब 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था। नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। और यह चीज सुगौली में हुई थी जो मौजूदा समय में बिहार के चंपारण में मौजूद है, वहां पर स्थित है। सुगौली में हुए समझौते के तहत नेपाल ने भारत के उन इलाकों पर दावा छोड़ दिया था जिस पर उसका कब्जा था। लेकिन राजा को यह हार पर अच्छा नहीं लगा और उसने यह हार पसंद न आने के कारण ब्रिटेन और नेपाल के बीच में इसके बाद भी कुछ और युद्ध हुए थे। और एक बार तो ऐसा समय आया कि ब्रिटेन की सेना लड़ते लड़ते नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गई थी। बाद में फिर से समझौता किया गया और खुद के कुछ इलाके नेपाल ने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। 1857 में हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल की सेना ने ब्रिटेन की सेना की मदद की थी। मार्च 1858 में इन दोनों की संयुक्त सेना, ब्रिटेन और नेपाल की संयुक्त सेना लखनऊ पहुंच गई थी और इन्होंने जो आज़ादी के लिए विद्रोह की आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश की और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की आवाज़ को दबा भी दिया था इन दोनों की संयुक्त सेना ने, जिससे खुश होकर ब्रिटेन ने नेपाल के कई इलाकों को उसे वापस दे दिया था। और खासकर तराई के कई इलाके थे जिन्हें इनाम के तौर पे नेपाल को वापस दे दिया गया था, जिनमें जनकपुर और कपिलवस्तु भी शामिल है। जनकपुर में से सीता जी का जन्म हुआ था, आप सभी को मालूम ही है, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। 1865 में सीमा निर्धारण फिर से किया गया और नेपाल का आरोप है कि इसी वक्त जब ब्रिटेन ने पहाड़ से गिरने वाली झरनों के आधार पर सीमाएं बनाई थी, तो जिसमें नेपाल के हिस्से में जिन झरनों को होना चाहिए था उन झरनों को उसने, मतलब ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया था। लेकिन इतने सालों की चुप्पे के बाद आज एकाएक इन लोगों को अब क्या हुआ कि ये बोल पड़े और इन्होंने इस पर विवाद खड़ा कर दिया है। नेपाल का आरोप है कि 2015 में ब्लॉकेड जो हुआ था, भारत ने ब्लॉकेड लगाया था, जिसके नेपाल का ये आरोप है कि ब्लॉकेड लगाकर भारत ने 2015 में उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सच्चाई इससे परे है, बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है, असल बात ये है कि नेपाल में 2015 में मधेसी प्रदर्शनकारियों की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। जी, उस वक्त का संकट आपको शायद याद होगा। 2015 में आपको अगर याद हो तो मधेसी संकट आया था, जिसके कारण उनके जो जरूरी सामान थे उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई थी और
चीन ने इसी मौके का फायदा उठाया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नेपाल को उसने भारत के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया और अब उसने नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी है। और अब शायद वह यह कोशिश कर रहा है कि वो नेपाल को मोहरा बना सके भारत के खिलाफ, जैसा उसने मालदीव्स में किया था। जी हाँ, मालदीव्स में जैसा चीन ने किया था, आपको शायद याद होगा। और मालदीव्स को भारत ने ही चीन के चंगुल से छुड़ाया था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दो बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की थी, उन्होंने मिलकर यह संगठन तैयार किया और इन्होंने इसमें जीत हासिल की और अभी सत्ता पर उनका राज है नेपाल में। वही उन्हीं के प्रधानमंत्री है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और अभी जो बताया जा रहा है उसकी अगर हम माने तो इस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी, इस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नेतृत्व की लड़ाई इसमें शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसमें नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये काफ़ी समय से चल रही है। और इसी वजह से चीन नेपाल की राजनीति में दखल दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही नेपाल में चीन के राजदूत ने एनसीपी अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल से मुलाकात की थी। दरअसल पुष्प कमल दहल और पार्टी के सीनियर नेता ये चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से हटा दिया जाए, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है। इसी कारणवश चीनी राजदूत ने केपी शर्मा ओली से एक हफ्ते में 2 बार मुलाकातें की हैं। अब आगे का आप समझदार हैं कि यह किस लिए ये मुलाकातें की गई होंगी और चीन आगे क्या सोच रहा है। वैसे नेपाल और भारत संस्कृति पटल पर लगभग एक समान है। हमारी भाषा, हमारे पहनावे, संस्कृतियाँ, हमारी बोलचाल, हमारे रंग रूप और इतिहास काफ़ी जुड़े हुए हैं। ऐसे में सालों पुरानी दोस्ती में किसी और के कारण फूट डालना, उसमें दरार आ जाना, इस दोस्ती के मेल को ख़त्म करने की कोशिश करना कितना सही है, आप ही मुझे बताएं। इस पर हम कोई सुझाव नहीं देना चाहते और ना अपने आप को हम इस योग्य मानते हैं कि हम इस चीज़ में अपना सुझाव दे सकते हैं। बस हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाया जाए और इसमें कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो, और जिसके कारण इस टकराव की स्थिति ऐसी पैदा ना हो जिसके कारण कोई और जो तीसरा है वो इसका फ़ायदा उठा जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली होगी, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।